जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से आज हम बात को समझेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सबसे पहले कहते किसे हैं, मुराद क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। यूजुअली इट इज बीइंग सेड के वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Primarily, this is labeled as net working capital। वर्किंग कैपिटल से मुराद वो पैसा, वो अमाउंट ऑफ मनी विच इज invested in the business to run the routine operations of the business. So routine operations अगर आपने business के चलाने हैं, you need to have inventory, you need to have receivables, you need to have some cash in your hand or some running bank balance। तो दूसरे लफ्जों में जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, ये बिजनेस में वो पैसा है जो रूटीन ऑपरेशंस को चलाने के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड है। इन इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो पैसा आप लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो रूटीन ऑपरेशंस को रन करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा होता। रादर उन मशीनों को इन्वेस्ट करना पड़ता है टू रन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो टेक्निकली स्पीकिंग, जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो रन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। एक जनरल पर्सपेक्टिव है रेशोज के हवाले से, आपने ये सुना दैट करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो करंट रेशो जितनी बेहतर होगी उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। लाइक जैसे एग्जांपल लिखी हुई है कि 200,000 के करंट एसेट्स हैं और 100,000 की करंट लायबिलिटीज हैं, विच शोज दैट करंट रेशो इज 2:1। अपेरेंटली इट सीम्स टू मी कि ये बिजनेस के लिए एक अच्छी सूरत हाल है। That you have more current assets than of your current liabilities. Current assets are those resources which are expected to benefit the company within 1 year of operation. On the other side, current liabilities are those obligations which are due to be settled within 1 year. So अगर आपके obligation कम हैं, इसका मतलब the people when the people come to you to ask for their payment, you have more than that to satisfy their claims। आप उनके claims देने से के लिए आपके पास उनसे ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं। सो दिस सीम्स टू बी कि एक अच्छी सूरत हाल है बिजनेस के लिए। अम, तो अगर ये अच्छी सूरत हाल है, बट इसकी दूसरा आस्पेक्ट या दूसरी साइड जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है कि जो बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स हैं, दे आर यूजली कॉल्ड एज ये जो करंट एसेट्स हैं, दे आर यूजली कॉल्ड एज लो रिटर्न एसेट्स as compared to long term या non current assets, they are called as high return assets। जो करंट एसेट्स जो बिजनेस के अंदर हैं, दे आर कॉल्ड एज लो रिटर्न एसेट्स। लो रिटर्न एसेट इसलिए कह रहे हैं कि जो पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है उसमें कोई लंबा चौड़ा रिटर्न आप जनरेट नहीं कर रहे। आप दूसरे लफ्जों में अगर समझने की कोशिश करें तो जो बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री रखी हुई है वो तो फॉर द सेक ऑफ आपने सेफ्टी रखी है, फॉर द सेक ऑफ कुशन रखी है, फॉर द सेक ऑफ कुशन वो इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है कि अगर कोई अनसर्टन सेल अराइज हो जाती है तो यू मे हैव विद यू समथिंग जिससे के जरिए आप कस्टमर से ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें। लेकिन अगर आप कहेंगे उसके नतीजे में कोई बहुत लंबा चौड़ा रिटर्न जनरेट हो रहा है तो ऐसा नहीं है। लाइक वाइज जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, क्योंकि जो करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो करंट एसेट्स इज जनरली कंपोज ऑफ तीन दीज थ्री करंट एसेट्स: कैश, the bank balances, inventory और accounts receivable। की यूजुअल करंट एसेट्स हैं which lie on every business। इससे हटके और करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जैसे प्री पेमेंट्स हैं, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, सॉरी एडवांसेस टू सप्लायर्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं है हर बिजनेस में वो प्रेवलेंट हो। सो जो करंट एसेट्स हैं दे आर यूजुअली कॉल्ड एज लो रिटर्न एसेट्स बिकॉज इसके नतीजे में जो आपको रिटर्न मिलना है वो कंपैरेटिवली कम है। जैसे मैं बता रहा था कि इन्वेंट्री
और रिसीवेबल ये कि बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, compete करने के लिए आप इन्वेंट्री भी रख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, ये कोई अनसर्टन सेल्स अराइज हो जाती है तो आप उसको मीट कर सकें। और लाइक वाइज जो है रिसीवेबल्स आप इसलिए रख के बैठे हुए हैं बिकॉज इफ अदर बिजनेसेस आर सेलिंग ऑन क्रेडिट यू मे हैव टू सेल ऑन क्रेडिट, बट टेक्निकली अगर आप समझे तो आपको उससे रिटर्न मिलने की बजाय उल्टा आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो रहा है, रिसीवेबल्स में भी और इन्वेंट्री में भी। और कैश अगर आइडल फॉर्म में आपके पास पड़ा रहेगा तो नॉट बी गोइंग टू जनरेट एनीथिंग, और ये बिजनेस के लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है। अ, जो एक्सेसिव इन्वेंट्री रखने से या एक्सेसिव रिसीवेबल के होने से आपको कुछ पैसे जनरेट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव सेल, तो उसके नतीजे में जो आपको रिटर्न जनरेट हो सकता है दैट इज नॉट टू हाई एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट एसेट्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं, तो उसके नतीजे में जो रिटर्न मिलने जा रहे हैं वो लंबे अरसे तक मिलेंगे और वो कंपैरेटिवली हाई रिटर्न एज कम्पेयर टू नॉन करंट एसेट्स। Likewise, so current liabilities and they are usually called as low cost funds because अगर आप करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो यूजुअली जो करंट लाइबिलिटीज में चीज़ लाए करने वाली है वो अकाउंट्स पेएबल है, या आपने कहीं बैंक को ड्राफ्ट के बारे में भी सुना। बट जनरली स्पीकिंग अगर किसी बिजनेस की बात करें और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह उनको फिलहाल साइड पर रख दें, तो जनरली स्पीकिंग जो बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज दे आर यूजुअली अकाउंट्स पेएबल। और अकाउंट्स पेएबल के नतीजे में यू आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। आप अगर टाइमली पेमेंट अदा कर देते हैं तो टाइमली पेमेंट करने की सूरत में यू विल नॉट बी गोइंग टू पे एनीथिंग ओवर एंड अबव दोज फंड्स। आप कोई एक्स्ट्रा पैसे उस पर स्पेंड नहीं कर रहे, टेक्निकली तो ये जीरो कॉस्ट फंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। बट अगर हम ओवरड्राफ्ट वगैरह लेते हैं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी लेते हैं, तो वी हैव टू पे समथिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और वो बहुत थोड़े से अरसे के लिए आपको फंड्स बोरो करने होते हैं, रनिंग फाइनेंस उस पर इंटरेस्ट भी बहुत थोड़े से अरसे के लिए थोड़ा सा पे करना होता है। तो जनरली स्पीकिंग करंट लाइबिलिटीज आर लो कॉस्ट फंड, और लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिन्हें कहते हैं या इक्विटी जो है, इनसे जो पैसा आ रहा है दे आर यूजुअली कॉल्ड एज हाई कॉस्ट फंड। शेयर होल्डर्स ने अपने इन्वेस्टेड पैसे पे जो रिटर्न लेना है बिजनेस से दैट इज नॉट टू लो। वो तो डिविडेंड्स है, रादर देखें उनका फैसला भी शेयर होल्डर्स ने खुद ही करना है। अप्रूवल डिविडेंड की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर्स ने देनी है। और इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या बोरिंग से जो आप पैसा कलेक्ट करते हैं उस पे हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे होते हैं और लॉन्गर पीरियड में चार्ज किए जा रहे होते हैं। तो जनरली स्पीकिंग जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और इक्विटी से पैसा आ रहा है, जिसे हम आम तौर पर लॉन्ग टर्म फंड्स भी कहते हैं, दे आर यूजुअली हाई कॉस्ट फंड्स। सो अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 लाख के करंट एसेट्स हैं एज कम्पेयर टू 100,000 की करंट लाइबिलिटीज, तो हमारी करंट रेशो 2:1 एंड यूजुअली इट इज़ बीइंग सेड कि ये बहुत अच्छी रेशो है। पर यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अगर करंट एसेट्स आपके पास 200,000 के हैं तो बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ने जो पैसा प्रोवाइड किया है उसी के नतीजे में आते हैं। यानी कुछ पैसा करंट लाइबिलिटीज से बिजनेस में आया है, कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी से पैसा आया है, और उसको आपने इन्वेस्ट किया है आइदर इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स और आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो अगर 200,000 के आपके पास करंट एसेट्स हैं और इसके कंपैरिजन में आपके पास 100,000 की करंट लाइबिलिटीज हैं, तो रेशो तो 2:1 बन गई विच सीम्स टू बी गुड। लेकिन दूसरी साइड, इसकी पिक्चर की दूसरी साइड ये है कि ये 2 लाख रुपया जो बिजनेस में करंट एसेट्स खरीदे गए इस 2 लाख के, ये 2 लाख के करंट एसेट्स को फाइनेंस किया गया 100,000 बाय करंट लाइबिलिटीज एंड 100,000 बाय नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी। तो दूसरे लफ्जों में आपने लो रिटर्न एसेट्स जो कि करंट एसेट्स हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है by taking money, some of the money from low cost fund and some of the money from high cost fund। तो अब हाई कॉस्ट फंड्स को लेके लो रिटर्न एसेट्स में अगर पैसा लगा रहे हैं
तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो रही होगी, यू विल नॉट बी गोइंग टू जनरेट हाई रिटर्न्स। तो ये जो अप्रोच है, जो आप ज़्यादा करंट एसेट्स एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज रख रहे हैं, जैसे 2:1 करंट रेशो कहा गया, अपेरेंटली इट सीम्स टू बी गुड। ये असल में गुड इस हवाले से है कि आप रिस्क से बच रहे हैं, यू आर रिस्क नॉट टेकिंग रिस्क। लेकिन ये भी यकीन में रखें कि अगर आप रिस्क से बच रहे हो तो आप रिटर्न से भी बच रहे हैं। यानी आपने ज़्यादा करंट एसेट्स रखे, और ज़्यादा करंट एसेट्स रखने की वजह से आपने ज़्यादा करंट एसेट्स रखने की वजह से हाई कॉस्ट फंड्स लेके लो रिटर्न एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, विच विल बी जनरेटिंग लो रिटर्न्स एज वेल। पर अगर हम इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करें, लेट्स अज्यूम कि हमारी करंट रेशो कुछ यूँ है कि 1 लाख के हमारे पास करंट एसेट्स हैं और 2 लाख की करंट लायबिलिटीज हैं, तो ये 0.5:1 बनता है। और ये 0.5:1 अपेरेंटली बहुत अच्छी बात नज़र नहीं आ रही हमें, कि बिजनेस के लिए कोई हेल्दी साइन नहीं है। बट ये बात समझने वाली है कि आप रिस्क ले रहे हैं। अब रिस्क ले रहे हैं कि आप कम करंट एसेट्स रख रहे हैं, लाइक द पीपल हु हैव टू पे 200,000 की करंट लाइबिलिटीज हैं, if they come to you कि अपने पैसे वो वापस मांगे, तो यू मे नॉट हैव अमाउंट ऑफ मनी टू पे देम। आप उनको पैसे देने की पोजीशन में नहीं होंगे, और इस सूरत हाल में आपको अपने नॉन करंट एसेट सेल करने पड़ेंगे। और यूजुअली ऐसे बिजनेसेस जो अपने नॉन करंट एसेट सेल करते हैं, दे मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो इन दिस डायरेक्शन जो हमें चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि ये हाई रिस्क अप्रोच है, लेकिन इसके नतीजे में आप शायद रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं, देखिए टू अगर हमारे पास 100,000 की करंट लाइबिलिटी एसेट्स हैं और 200,000 की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इट मीन्स हमारे पास लो कॉस्ट फंड्स जो हैं वो 2 लाख के हैं, जिसमें से कुछ पोर्शन आपने करंट एसेट्स पे इन्वेस्ट किया लो रिटर्न एसेट्स में, और कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया हाई रिटर्न एसेट्स के अंदर। सो यू आर टेकिंग लो कॉस्ट फंड्स एंड इन्वेस्टिंग इन हाई रिटर्न एसेट्स, तो ये आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ये आप रिस्क टेकर की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं कि चलें, द पीपल विल आस्क यू कि आप हमारे पैसे वापस करें, तब की बात तो हम तब देखेंगे। फिलहाल यू आर टेकिंग रिस्क, आप रिस्क लेके चल रहे हैं, यू आर हैविंग मोर करंट लायबिलिटीज देन कंपेयर टू करंट एसेट्स, मींस आप लो कॉस्ट फंड्स लेके उसके हाई रिटर्न एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वर्किंग कैपिटल की इनको अप्रोचेस कहते हैं। ये जो पहली अप्रोच जो हमने जिक्र की थी, जिसमें आपके पास ज़्यादा करंट एसेट्स और कम करंट लायबिलिटी है, इसे कंजर्वेटिव पॉलिसी या कंजर्वेटिव अप्रोच के नाम से जाना चाहता है। यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, यू विल बी नॉट टेकिंग रिटर्न्स एज वेल। कम रिटर्न पे आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। दूसरी अप्रोच इस पे 0.5:1 यानी मोर करंट लायबिलिटीज एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, एग्रेसिव अप्रोच कहते हैं, एग्रेसिव पॉलिसी कहते हैं, जिसके अंदर आप रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क लेने की सूरत में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। और तीसरी जो सूरत हाल है हमारे पास, उसे हम दरमियानी अप्रोच कह सकते हैं, जैसे हेजिंग या मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच कहते हैं, कि आप ज़्यादा रिस्क भी ना लें और ज़्यादा आप कम रिस्क पे भी ना हो। कोचिंग अप्रोच का मतलब आप ज्यादा करनी मेच्योरिटी करंट एसेट्स की है उतनी, यानी 1 ईयर तो आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इक्वल अमाउंट में रख रहे हैं। इसका मतलब उतने ही करंट एसेट्स हैं और उतनी ही करंट लायबिलिटीज हैं अगर, तो टेक्निकली स्पीकिंग इट इज यानी मेच्योरिटी मैचिंग अप्रोच इसे कहते हैं। मेच्योरिटी मैचिंग अप्रोच को भी फॉलो, तो तीन अप्रोचेज हैं जिनको आमतौर पे फॉलो किया जाता है, राइट। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हर टाइम एक कंपनी हमेशा एक ही अप्रोच फॉलो करती है। हो सकता है कंपनी पहले एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर रही हो, लेकिन बाद में उनको किसी रिस्क का प्रैक्टिकली सामना करना पड़ा हो। यानी हमने कहा कि अगर लोग पैसे मांगेंगे तो एट दैट टाइम विल सी दैट, लेकिन देयर इज अ चांस कि वो लोग पैसे लेने आ गए हों और हमारे पास उस टाइम पैसे ना हो, तो फिर हमारे लिए रिस्क की सिचुएशन बनी।
हो सकता है हमें नॉन करंट एसेट भी बेचना पड़ा हो, पर इस सूरत हाल को देखते हुए कंपनी वेंट थ्रू दिस सिचुएशन, तो कंपनी हो सकता है कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ revert कर जाए। ये भी हो सकता है कंजर्वेटिव अप्रोच के होते हुए कंपनी एग्रेसिव अप्रोच को अडॉप्ट कर ले। तो इसका मतलब दिस डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इदारे मुख्तलिफ अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। वन टाइम दे में फॉलो कंजर्वेटिव अप्रोच एंड द अदर टाइम दे में फॉलो द एग्रेसिव अप्रोच और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। ये वर्किंग कैपिटल की अप्रोचेस जो हैं इसकी लाइट में है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, पेएबल है, इसके अलावा कैश है। तो अगर ज़रा एक कन्वेंशनली बात करें कि आपने कुछ रेशोज अंडरस्टैंड की हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और पेएबल्स टर्नओवर रेशो। इफ़ यू रिमेंबर, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आप कुछ यूँ कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सो लाइक वाइज जब आप ये कैलकुलेट करते हैं रिसीवेबल्स टर्नओवर, तो रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट होता है क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल, बिकॉज रिसीवेबल्स के नतीजे क्रेडिट सेल्स के नतीजे में एवरेज रिसीवेबल्स जनरेट हो रहे हैं और क्रेडिट परचेजेस के नतीजे में पेबल्स जनरेट होते हैं। तो हम लिंक बनाते हैं अकाउंट्स पेबल का विद क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल, एवरेज पेबल, राइट। और ये एवरेज रिसीवेबल और एवरेज पेबल्स कैलकुलेट करने का वही तरीकाकार है, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, एवरेज पे ओपनिंग पेबल्स और क्लोजिंग पेबल्स डिवाइड बाय 2। ये एक ही तरीके से चलेगा। तो लेट्स अज्यूम हम ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 20,000 के एवरेज रिसीवेबल्स एवरेज इन्वेंट्री है। तो अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर निकालें तो इस बिकम्स 5 टाइम्स। अब क्वेश्चन ये है कि 5 टाइम्स से मुराद क्या है। 5 टाइम्स को अगर हम नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करें तो शायद हमारी पिक्चर थोड़ी बेहतर क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने के लिए कि कितने दिनों के बाद चेंज आता है, टर्न ओवर मीन चेंज इन इन्वेंट्री, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू चेंज द इन्वेंट्री। तो साल के अंदर जो दिन है अगर आप उसको डिवाइड कर दें इन्वेंट्री टर्न ओवर जो टाइम्स में निकाला है, जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स में निकाला है, तो दिस विल बिकम 73 डेज। तो 73 डेज लगते हैं आपके इन्वेंट्री में चेंज आने के लिए। अब यानी 73 डेज से मुराद तो ये है कि ऑन एवरेज 2.5 माह लग जाते हैं आपकी इन्वेंट्री में चेंज आने में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वेंट्री में चेंज 2.5 माह बाद आना आपके लिए सूदमंद है या इससे कम पीरियड में आना सूदमंद है। आपके सामने इसी सिचुएशन को दोबारा एनालाइज करते हैं। लाइक अगर 1 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एवरेज इन्वेंट्री 10,000 है तो 10 टाइम्स आंसर बनता है। और अगर अब हम कैलकुलेट करें 365/10, तो ये 3.65 यानी ऑलमोस्ट 37 डेज बनता है। इसका मतलब 37 दिनों के बाद इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है। तो विच वन इज बेटर, इन्वेंट्री में चेंज आता है दो वजूहत की बुनियाद पे, या तो आप इन्वेंट्री बेचते हैं या और ख़रीदते हैं। तो बेचते बेचते हैं तो वो बिजनेस के लिए बेहतर साइन है, और अगर और ख़रीदते हैं तो और ख़रीद भी तो इसीलिए रहे हैं कि पुरानी बिक रही है, हम इन्वेंट्री पाइल अप तो नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब इन्वेंट्री में जितना फ्रीक्वेंट चेंज आएगा उतना बिजनेस के लिए बेहतर है। लाइक वाइज अगर हम ये कैलकुलेट करें रिसीवेबल टर्नओवर, और ये मिसाल ली की है कि एवरेज रिसीवेबल हमारे 150,000 के हैं। अगर 150,000 के हमारे रिसीवेबल्स हैं, सॉरी सेल्स एंड क्रेडिट, और 50,000 के एवरेज रिसीवेबल्स हैं, डिवाइड कर लें तो 3 टाइम्स हमारा बनता है। यानी इन रिसीवेबल्स में 3 दफ़ा साल के अंदर चेंज आया। और 3 दफ़ा चेंज आने से मुराद इन्वेंट रिसीवेबल में चेंज आना दो वजूहत की बुनियाद पे है। या तो आप और क्रेडिट सेल करते हैं या आप पैसे रिसीव कर लेते हैं रिसीवेबल से, और दोनों की दोनों बातें बिजनेस के लिए हेल्दी साइन है। अगर ये दोनों बातें बिजनेस के लिए हेल्दी साइन है तो इसका मतलब जितना क्विक चेंज आएगा बिजनेस के अंदर रिसीवेबल्स में उतना बेहतर है। तो अगर हम इसको नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करें, डेज इन ईयर को इस 3 टाइम से डिवाइड करें, तो 122 दिन के बाद रिसीवेबल में चेंज आता है। यानी 122 दिन लग जाते हैं शायद रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करने में, एज कम्पेयर टू अगर 1,50,000 की क्रेडिट सेल हो, 30,000 के हमारे एवरेज रिसीवेबल्स हों, तो 5 टाइम आंसर निकलता है। इसका मतलब 73 डेज लग जाते हैं। 122 दिन की बजाय 73 डेज या इससे भी कम
अगर हमारा टाइम लग रहा हो तो उतना ही बिजनेस के लिए बेहतर है। लाइकवाइज अगर पेबल्स की बात करें तो पेबल्स क्रेडिट परचेजेस 90,000 है और 10,000 अगर एवरेज पेबल्स हैं तो 9 टाइम्स चेंज आ रहा है। तो 9 टाइम्स चेंज से बड़ा अगर डेज में कन्वर्ट करें तो 365/9 41 डेज लग रहे हैं। देखिए पेबल्स को जितना हम प्रोलॉन्ग करना चाहें तो हमें तो प्रोलॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज पेबल्स को जितना हम क्विक पे करेंगे हमारे पास से पैसा ड्रेन होता जाएगा। वो पैसा अगर हमारे पास रहे तो हम उस पैसे को यूटिलाइज करके कुछ और रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो वी वांट टू डिले द पेमेंट्स एज मच एज वी कैन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिप्यूट ऑफ द बिजनेस। सो पेबल्स में जितना लेस फ्रीक्वेंट चेंज होगा वो बिजनेस के लिए बेहतर है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये 18 टाइम पे चला जाए, 18 टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स टर्न ओवर निकले पेबल्स का, और 20 डेज पे चला जाए, तो दिस इज नॉट हेल्दी साइन फॉर द बिजनेस। सो बेस्ड अपॉन दीज रेशियोज हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड एज कैश कन्वर्जन साइकिल, that how much time it will take to get back your invested money। आप अपने लगाए हुए पैसे कितने अरसे में वापस जनरेट कर सकते हैं। ये चूंकि आपने कैलकुलेट किए हुए हैं तो हम वहीं से ये वैल्यूज बोरो कर रहे हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करके आपको शो कर देता हूँ। हमने पहले कैलकुलेट किया 73 डेज हमारे लगते हैं, और 122 डेज लगते हैं रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करने में, और 41 डेज लगते हैं पेबल्स पे पैसा पे करने में। तो जब बिजनेस में पैसा आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ अर्सा पैसा आपका इन्वेंट्री में ब्लॉक रहा विच इज 73 डेज। उसके बाद आपके चीज़ें बिक गई, चीज़ें बिकने के बाद आपका पैसा रिसीवेबल्स में ब्लॉक हो गया 122 डेज। तो आपको पैसा 195 दिनों में 195 डेज में यू विल गेट बैक योर इन्वेस्टेड मनी विच इज लॉन्ग। ये बहुत लंबा अरसा है तो आपको इतना टाइम लगेगा अपने लगाए हुए पैसे वापस कलेक्ट करने में। पैसे कलेक्ट करने में, बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अगर 73 डेज है तो आपने खुद भी तो इन्वेंट्री क्रेडिट में खरीदी होगी, तो इसका मतलब ये 73 योर ओन मनी वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बल्कि किसी और का पैसा था जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा, जो कि पेबल्स टर्नओवर या पीरियड है 41 डेज है। तो सो इन 73 डेज के अंदर से 41 डेज तो लोगों का पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा। तो टेक्निकली इस 73 डेज में से 41 डेज अगर माइनस कर दें तो बाकी पैसा हमारा अपना पैसा उतने दिन इन्वेंट्री में ब्लॉक रहा होगा। तो मैं यहाँ पे माइनस करने की बजाय उसको नीचे लेस लिख के माइनस कर दिया है पेबल्स पेमेंट पीरियड। तो हमारा पैसा हमारे पास वापस आने में 154 डेज लगते हैं। दिस इज कैश कन्वर्जन साइकिल। सो जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये वहीं से हमने यहाँ पे कॉपी किया है। अब इस कैश कन्वर्जन साइकिल का छोटा होना बिजनेस के लिए फायदेमंद है, जितना ये कम होगा उतना बिजनेस के लिए हेल्दी साइन है। तो अगर ये कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा होना चाहिए तो कैसे छोटा हो सकता है? देयर आर थ्री पॉसिबल वेज। अगर हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम कर लें, जैसे 73 से 37 पे ले गए, ये 122 ही रहा, ये 41 ही रहा, तो हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल विल गो डाउन टू 118 डेज। तो या तो इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम कर लें और इन्वेंट्री मैनेज करें। आपके सामने है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम कब हुआ था, कि जब 20,000 की इन्वेंट्री के बजाय 10,000 की इन्वेंट्री पर चले गए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,00,000 की थी, 20,000 की बजाय 10,000 की इन्वेंट्री में गए तो 73 डेज से 37 डेज पर चले गए। तो आप इन्वेंट्री को मिनिमाइज करें, इन्वेंट्री को मैनेज करें, तो आप एक रास्ता कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा करने का ही है। दूसरा रास्ता, अगर हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम नहीं हुआ तो हम अपने कलेक्शन पीरियड को कम कर लें, रिसीवेबल से जल्दी पैसा कलेक्ट कर लें। और यहाँ पे ये भी देख लें कि रिसीवेबल से जल्दी पैसा कलेक्ट करने की सूरत हाल ये है कि रिसीवेबल्स कम हो जाएं। 50,000 के रिसीवेबल्स की बजाय अगर 30,000 के रिसीवेबल हो गए तो कलेक्शन पीरियड 122 की बजाय 73 डेज पर चला गया। तो इसका मतलब अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम रिसीवेबल्स को मैनेज करें, मिनिमाइज करें, तो इससे हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा हो सकता है। इसे हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो पेबल्स को मैनेज करने का है, कि हम अगर रिसीवेबल और इन्वेंट्री को नहीं छेड़ दे और हम पेबल्स को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, जैसे 41 डेज पहले पेबल्स थे, अगर ज़्यादा टाइम के बाद पे करेंगे
तो इसका मतलब यू आर यूटिलाइजिंग मनी ऑफ द पीपल विच इज बीइंग होल्ड इन द इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री में विदहेल्ड हो गई है पैसे, वो आपके अपने नहीं है बल्कि लोगों के हैं। ज्यादा अरसे तक आपके अपने पैसे सिर्फ 13 दिन फंस रहे हैं इस एग्जाम्पल के मुताबिक। दिस इज हेल्दी साइन फॉर द बिजनेस। तो आपके पास अब तीन रास्ते आ गए, आइदर यू शुड मैनेज द इन्वेंट्री, आइदर यू शुड मैनेज द रिसीवेबल्स, और आइदर यू शुड मैनेज द पेएबल्स। अब अगर हम पहली बात करें सबसे पहले इन्वेंट्री को मैनेज करने के हवाले से, तो इन्वेंट्री मैनेज करना आइडियली अगर हम बेहतरीन रिजल्ट्स गेन करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू कि हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल जस्ट 81 डेज पे चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को मिनिमाइज, बिल्कुल मिनिमाइज, ज़ीरो को टच कर लें, तो ये आइडियल सिनेरियो है जिसे जस्ट इन टाइम अप्रोच कहते हैं। लेकिन ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजंस वी मे नॉट बी एबल टू यूज जस्ट इन टाइम टेक्निक। अगर हम जस्ट इन टाइम टेक्निक यूज नहीं कर पा रहे, तो इन दिस सिचुएशन हम इन्वेंट्री जीरो नहीं कर पा रहे, तो वी नीड टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री। तो जब हम इन्वेंट्री मिनिमाइज करने की बात करते हैं, तो वी नीड टू रेज टू क्वेश्चंस। अपने आप से दो सवाल पूछने की जरूरत है। और पहला सवाल ये है कि हमें कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। यानी अगर हमारे पास स्टोर के अंदर इन्वेंट्री में ऑलरेडी बेतहाशा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो शुड वी प्लेस अनदर ऑर्डर? क्या हम उस टाइम एक और ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या हमें इंतज़ार करना चाहिए? सो हमें कब ऑर्डर प्लेस करना है ये डिटर्मन करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द री ऑर्डर लेवल, जिसे ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट के नाम से भी आप जानते हैं। सो जनरली स्पीकिंग हमें ऑर्डर करना चाहिए, और उस टाइम पे ऑर्डर करना चाहिए व्हेन वी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ गुड्स इन आवर स्टॉक और इन्वेंट्री, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतने टाइम पीरियड के अंदर, जितने पीरियड के अंदर हमें सप्लाई मिलनी है। अगर हम आज ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऑर्डर प्लेस करने के फौरी बाद चीज़ें हमें मिल नहीं जाएंगी, बट बल्कि इट विल टेक सम टाइम। अगर कोई टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगेगा आपको इन्वेंट्री रिसीव करने में, उसे टेक्निकल टर्म्स में आप लीड टाइम कहते हैं। सो जितने दिनों में आपको सप्लाई मिलनी है, उतने दिनों का यूजेज आपके पास, उतने दिनों का मटेरियल आपके पास, उतने दिनों की गुड्स आपके पास इन्वेंट्री में मौजूद होंगे, शुड प्लेस अनदर ऑर्डर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी गई है कि अगर मैक्सिमम यूजेज, यहाँ पे लिखा गया इनटू लीड टाइम, अगर 5 दिन लगते हैं और हमारा यूजेज जो है वो लेट्स अज्यूम 100 पर डे है मैक्सिमम, तो 100 × 5 यानी 500 यूनिट्स। व्हेन वी टच आर स्टॉक टच द 500 यूनिट्स लेवल, वी शुड प्लेस अनदर ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पे मैक्सिमम यूजेज लिया, और मैक्सिमम यूजेज लेने की वजह, कॉज और रीज़न ये है कि इन फैक्ट जब हम बात कर रहे हैं मटेरियल यूज़ कितना होगा, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मटेरियल कम भी यूज़ हो सकता है, किसी दिन मटेरियल ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। तो मटेरियल कम ज़्यादा यूज़ होने के अगर चांसेस हैं, अगर हम मिनिमम यूजेज को बेस बना लें, और मिनिमम यूजेज को बेस बनाते हुए वी आर गोइंग टू प्लेस अनदर अनदर ऑर्डर, देयर इज अ चांस कि जब तक सप्लाई आनी है उन दिनों में से किसी एक दिन भी अगर कम से कम मटेरियल से ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो गया, तो हमारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, स्टोर में कोई बैकअप मौजूद नहीं है, इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, प्रोडक्शन रुक जाएगी, ऑर्डर्स डिले होंगे और उसकी पेनल्टी भी हो सकती है। सो इसीलिए टू बी ऑन द सेफ साइड, टू बी कंजर्वेटिव, हम आमतौर पे मैक्सिमम यूजेज को बेस बनाते हैं। तो मैक्सिमम यूजेज इनटू लीड टाइम आमतौर पे कैलकुलेट किया जाता है। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए कुशन के तौर पे कुछ सेफ्टी स्टॉक अपने पास रख के बैठी हुई है। अब सेफ्टी स्टॉक की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, हमारे पास जितने ऑटोमोबाइल्स हैं इसके अंदर एक फ्यूल रिजर्व का ऑप्शन होता है। लाइक अगर मोटर बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो यू कैन स्विच ऑन द रिजर्व पोर्शन, जो कि सेफ्टी स्टॉक है इमरजेंसीज को मीट करने के लिए। गाड़ियों के अंदर भी इसी तरह से रिजर्व, या जिसे आप फ्यूल की सुई एंड को टच कर रही है और फ्यूल लाइट ऑन हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप यू आर इन थ्रेट, आप इमरजेंसी को तो मीट कर लेंगे इससे, बट यू नीड टू गेट योर व्हीकल रीफ्यूल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। सो अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर फिर आपको मैक्सिमम यूजेज को बेस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज अगर आप मैक्सिमम यूजेज को बेस बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप
आपका ऑलरेडी आपने पहले ही कुछ सेफ्टी के लिए अपने पास रखा हुआ है, तो फिर मैक्सिमम यूजेज को बेस बनाएंगे तो इन्वेंट्री लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप एवरेज यूजेज को बेस बनाएं, एवरेज यूजेज इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, बिकॉज वो तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। तो जब स्टॉक लेवल इस पॉइंट को टच करेगा तो जो प्लेस अनदर ऑर्डर, यहाँ पे एग्जाम्पल से एलेबोरेट किया गया, लेट्स अज्यूम हमारा 75 स्टॉक है, इन्वेंट यूजेज है पर डे एवरेज, और 4 डेज में अगर आपको इन्वेंट्री मिलनी है या स्टॉक मिलना है, 5 डेज भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वट एवर द केस में भी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर लें तो लाइक हमें 400 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में, मतलब शुड प्लेस द ऑर्डर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि लीड टाइम की जब बात करें तो टाइम भी हमारा माजी एक्सपीरियंस हमें बता सकता है कि 5 दिन में भी सप्लाई मिल सकती है, 10 में भी मिल सकती है, 8 में भी मिल सकती है। तो वेन एवर यू आर यूजिंग मैक्सिमम यूजेज, तो प्रूडेंट रहने के लिए आप उसमें टाइम भी मैक्सिमम यूज़ करेंगे। जब मिनिमम यूजेज की बात कर रहे हो तो फिर आप मिनिमम टाइम ही यूज़ करेंगे, और अगर एवरेज यूजेज की बात कर रहे हो तो एवरेज ही आप कैलकुलेट करेंगे। अब ये प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा ताल्लुक तो एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में तो इसी रीऑर्डर लेवल के साथ है, लेकिन दिस इज एन अलार्म जो कि बजेगा। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपने इस अलार्म को रिस्पॉन्ड नहीं किया, यू हैव नॉट प्लेस एन ऑर्डर, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर शुड बी एन अलार्म सिस्टम कि एक और अलार्म बजना चाहिए। अगर एक और अलार्म बजेगा तो यू शुड बी अलर्ट। तो उसे ये आपने फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्स में शायद सुना हो, ये मिनिमम लेवल कहलाता है। मिनिमम लेवल डिटर्मन होता है रीऑर्डर लेवल में से, माइनस करते हैं एवरेज यूजेज इनटू लीड टाइम। तो जितने दिन आपका यूजेज है, एवरेज एवरेज लीड टाइम से मल्टीप्लाई करके आप उसको रीऑर्डर लेवल से माइनस कर लें, तो टेक्निकली ये वो मिनिमम लेवल है कि अगर आपने 500 यूनिट्स पे ऑर्डर नहीं किया था और आप सोए रहे हैं, तो देन व्हेन इन्वेंट्री लेवल टच 100 यूनिट्स नाउ यू शुड हैव प्लेस द ऑर्डर, आपको प्लेस करना चाहिए। पर ये ऐसा ब्लू में मैंने किया है, ये सिलेबस से उस तरह से कंसर्न नहीं है। री ऑर्डर लेवल, पहला सवाल कब ऑर्डर करें, और दूसरा सवाल इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमारा ये है कि हम कितना ऑर्डर करें। तो हमें ऐसे ऑर्डर साइज के अंदर ऑर्डर करना चाहिए विच इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज है उसे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जरिए डिटर्मिन करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये ज़रा हम थोड़ी सी इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने की सूरत में आपको दो तरह की कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। लाइक अगर आप तो जितनी आपने वो बजटिंग के प्रोसेस के अंदर अगर मटेरियल रिक्वायरमेंट पता कर ली है दैट हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, तो जितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है उतने मटेरियल को परचेज करने के दो रास्ते हैं। आप सारा के सारा मटेरियल एट वंस परचेज कर लें, या आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके परचेज करें। अगर आप एट वंस परचेज करते हैं तो द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको उस इन्वेंट्री को अब कैरी करना पड़ेगा, स्टोरेज की कॉस्ट है, आपको इंश्योर भी कराना पड़ सकता है। हो सकता है वो मटेरियल जो है वो इस नेचर का हो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए हो, तो आपको उस पर भी एक्सपेंस लगाना पड़ सकता है। सो इफ यू बाय बल्क ऑफ द इन्वेंट्री एट वन टाइम, तो यू नीड टू कैरी दैट इन्वेंट्री, और आपको उसमें कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगी। दूसरी साइड इसकी ये है कि अगर आप टाइम बाय टाइम ऑर्डर करते रहें और बार बार ऑर्डर करते रहें, तो बार बार ऑर्डर करने की सूरत में आपको कैरिंग कॉस्ट का सामना तो शायद कम करना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हर ऑर्डर्स को सब ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं तो इट रिक्वायर्स सम कॉस्ट, इसके नतीजे में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर होती है। तो वो जो कॉस्ट इनकर होती है, अगर आप उस कॉस्ट से बचना चाहते हैं तो यू शुड प्लेस मिनिमम ऑर्डर्स, कम से कम ऑर्डर करें। तो अब दो सिनेरियो हमारे पास, या तो हम सारे का सारा मटेरियल एडवांस खरीद लें, ऐसी सूरत हाल में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, वेर एज हमारी ऑर्डर प्रोसेस करने की कॉस्ट मिनिमाइज हुई, लेकिन इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट एट पीक चली जाएगी। तो अगर हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वी मे प्लेस एन ऑर्डर उतनी ही क्वांटिटी का जितनी क्वांटिटी आपको उस टाइम प्रोडक्शन में नीडेड है,
जैसे ही आएगा वो वहां से निकलेगा और स्टोर में चला जाएगा मटेरियल। मिनिमम इन्वेंट्री आप रख के बैठे होंगे, इन्वेंट्री कैरी करने की कॉस्ट मिनिमम होगी। बट ऐसी सूरत हाल में बार बार करने पड़ेंगे टू प्लेस ऑर्डर टाइम एंड अगेन। हाउ दिस इज एन इक्वेशन। अगर आप एक कॉस्ट को कम करते हैं तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरी को कम करते हैं तो पहली बढ़ जाती है। तो आइडियल सिनेरियो विल बी दिस जहाँ पे आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में इक्वेट कर जाए। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहाँ पे इक्वेट कर जाएगी, दैट विल बी एन आइडियल सिनेरियो। सो आइडियल सिनेरियो जहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल दिस will be an ideal scenario। तब सवाल है कि ordering cost कैसे होती है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं यूज भी हो रही है और कुछ इन्वेंट्री में पड़ी रह रही है, तो इसीलिए हम एवरेज इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो जो ऑन एवरेज इन्वेंट्री में चीज़ पड़ी हुई है हम उसकी बात करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स अब कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का एनएसआर हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट पे है। वट एवर मटीरियल इज नीडेड इन ईयर, आप उसको अगर डिवाइड कर लें ऑर्डर साइज से, जो भी आपका ऑर्डर साइज है, अगर आपने 1 लाख यूनिट्स खरीदने हैं और 1,000 का ऑर्डर साइज है, तो आपको हजार करके ज्यादा ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। 1 लाख यूनिट्स खरीद रहे हैं और 10,000 का ऑर्डर साइज रखा आपने, तो आपको 10,000 करके ऑर्डर खरीदने पड़ेंगे, तो शायद 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। लाइक अगर 50,000 का ऑर्डर साइज रख लें तो सिर्फ 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स का एनएसआर आपके ऑर्डर साइज पे है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की रिप्लेसमेंट के लिए हमने लिखा एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। उसी तरह से इक्वेशन, और इक्वेशन की दूसरी साइड क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री इज बीइंग ऑर्डर्ड, जो भी हम ऑर्डर करेंगे वो सारे का सारा लेके हम एज इट इज स्टोर में नहीं रख रहे, जो भी कि हाफ यूज होगा और उसको कहा। तो अब इक्वेशन अगर हम सॉल्व करना चाहें, ये जो टू है इक्वेशन की इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की इसको दूसरी तरफ इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो ये जो ऑर्डर साइज था ये इक्वेशन की इस तरफ डिवाइड हो रहा था, हम इससे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डर साइज विल बी ऑर्डर साइज स्क्वायर, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे मौजूद है। सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इक्वेशन की अगर हम दूसरी तरफ ले आए तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बनेगा इज इक्वल टू ऑर्डर साइज स्क्वायर। और ऑर्डर साइज स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड, दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर खत्म होके बचेगा ऑर्डर साइज, और दूसरी तरफ बचेगा 2 इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आप कहते हैं ये डिटरमाइन बाय इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। इज दैट ऑर्डर साइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमांड है साल के अंदर दो, हमारा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 है, और हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो 10 है। जी 16.22 समथिंग बनता है, ये हमारा इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज है। हम इसी ऑर्डर साइज के तहत ऑर्डर साइज उसके कंपैरिजन में देखें तो दैट मे नॉट बी। अगर हमने ऑर्डर साइज लिया कि जो कि डेसिबल की नेचर को देखें, मटेरियल की नेचर को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए व्हाट शुड बी इनफैक्ट बोला। अगर नेचर ऑफ मटेरियल इस तरह से मिल जाता है, जैसे फ्यूल है तो आपको 1 पॉइंट समथिंग लीटर भी मिल सकता है, तो फिर आप इसको राउंड चाहे ना करें। लेकिन अगर नेचर ऑफ आइटम ऐसी है, लाइक आपने नंबर ऑफ चेयर्स खरीदनी है
और तो चेयर्स तो ऐसा नहीं है कि आप आधी लेना चाहें तो आधी ले लें या पॉइंट्स में ले लें, पर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको उसको राउंड करना ही मकसूद होता है। एनीवेज, अगर हमारा ये ऑर्डर साइज जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, इफ इट इज़ 316, तो हम पहले इसकी बुनियाद पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करें। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 10,000 है, तो 10,000 से हमने डिवाइड किया इस ऑर्डर साइज को, तो हमारे पास 32 ऑर्डर बने हैं। और एवरेज इन्वेंट्री इस ऑर्डर साइज बाय 2, 316 बाय 158। और अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो एहसान किस चीज़ पे है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। 32 ऑर्डर हैं, मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट 10, तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऑर्डर कॉस्ट मिल जाएगी। ये 32 × 10, ये आपको लग तो ये जो कि राउंड हमने किया है ना यहाँ पे, ये असल में जब डिवाइड करते हैं तो ये 31 पॉइंट समथिंग निकलता है। तो उसे इसलिए मल्टीप्लाई किया गया 10 से, तो 31.6 को राउंड करके वहाँ पे 32 किया गया। मैं आपको शो भी कर देता हूँ जी। तो इसी वजह से यहाँ पे वो 316 की कॉस्ट पे नज़र आ रही है। देन कैरिंग कॉस्ट 158 इंटू 2, तो 316। तो ये वो लेवल है जहाँ पे ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो गई और टोटल कॉस्ट सूरत हाल में मिनिमम होगी। हम इसको किसी और ऑर्डर साइज से कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज हम 1,000 ऑर्डर साइज रख लें, हम 500 रख लें, हम 5,000 रख लें, हम 10,000 का एक ही ऑर्डर कर लें। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 10,000 का अगर ऑर्डर साइज रखेंगे तो सिर्फ एक ऑर्डर करना पड़ेगा। आप 5 का रखेंगे तो दो, 500 का रखेंगे तो एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 10,000 है। 10,000 डिवाइड बाई 500, 20 ऑर्डर। 1,000 का रखेंगे तो 10,000 ऑर्डर रिक्वायरमेंट है। 1,000 का ऑर्डर करेंगे तो 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे। ये एवरेज इन्वेंट्री है, ऑर्डर साइज बाय 2। और उसके बाद अगर हम ये कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल के टोटल करें तो in any केस हमारे पास 1,100, 700, 5,000, 20, 10,000, इनमें से कोई भी ऑर्डर साइज ऐसा नहीं है जिसमें हमारी कॉस्ट कम है इस इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज से। इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज ही जो फॉर्मूले से निकाला, ये इट रिमेन्स इकोनॉमिकल, और इट यही हमारा इकोनॉमिकल है अनटिल हमें बल्क में ख़रीदने पे कोई डिस्काउंट ना ऑफर कर दी जाए। अगर हम बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, लाइक हमें 316 का ऑर्डर रखने के बजाय कहा जाए कि 1,000 का ऑर्डर रखेंगे तो आपको कम कीमत में चीज़ बेचेंगे, इफ दिस कुड बी द सिनेरियो, तो ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर साइज 316 वाला जो इस फार्मूले से निकला, इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू अस, ये कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू है। अगर डिस्काउंट की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी तो ऐसी सूरत हाल में व्हाट वी नीड टू डू, हमें इस कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट में परचेज कॉस्ट भी ऐड करनी है। मैंने अज्यूम किया कि अगर हम 10,000 यूनिट्स खरीदते हैं तो हमें ये कीमत अप्लाई करना पड़ेगी 316 के ऑर्डर साइज पे। और अगर हमें एक एक हज़ार करके खरीदे हैं तो सारे यूनिट्स खरीदने के लिए ये कीमत देना पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे सम करते हैं तो ये 10,06,32 बनता है, जहाँ के यहाँ पे 10,01,000 बन रहा है। तो अभी भी ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है। और अगर मैं फर्ज कर लें यहाँ पर डिस्काउंट लेवल ज़्यादा कर दूँ कि हमारी जो कीमत है वो 9,95,000 हमें कीमत मिल रही है, 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 5,000 के डिस्काउंट की वजह से अब ये कॉस्ट जो है ये टच कर गई है 996 को, वेयर जो इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज फार्मूले से निकला था उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हमें बल्क परचेज पर डिस्काउंट मिल रही है। तो देर इज़ अ चांस कि बल्क परचेज में डिस्काउंट इतनी मिल रही होगी जो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट है, दैट may go down as compared to the economical order size cost. So this is about inventory management. Inventory management के बाद जो दूसरा aspect है वो receivables management का है।
जी, तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के हवाले से है कि हमने शुरू में बात की कि कैश कन्वर्जन साइकिल को अगर छोटा करना चाहते हैं तो एक रास्ता इन्वेंट्री मैनेज करना है और दूसरा रास्ता रिसीवेबल्स को मैनेज करना है। सो इफ यू वांट टू मैनेज द रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स को मैनेज करने से मुराद रिसीवेबल्स को कम करना है। So there are different ways to minimize the receivables. हम receivables को minimize कर सकते हैं, but minimizing the receivable may have some consequences as well. तो एक बात तो हमने जनरली समझी कि डिसीजन करना हो अगर हमने, तो वी ऑलवेज हैव टू कंपेयर द डिसीजंस कॉन्सिक्वेंसेस, डिसीजंस इम्पैक्ट। हमें डिसीजन के इम्पैक्ट को एवेल्युएट करके ही डिसाइड करना पड़ता है। डिसीजन से रेलेवेंट कोई कॉस्ट भी हो रही होती है इनकर और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वी नीड टू कंपेयर बेनिफिट्स वैसे कॉस्ट उसकी बुनियाद पर डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास रिसीवेबल्स को मैनेज करने के कुछ रास्ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जनरल पर्सपेक्टिव अगर हम समझते हैं, वो ये है कि अगर कोई बिजनेस है, अगर वो नो क्रेडिट सेल कर रहा है और अगर वो क्रेडिट सेल्स को ऑप्ट करता है तो व्हाट विल हैपन। देखिए, अगर क्रेडिट सेल्स करेंगे तो क्रेडिट सेल्स करने के नतीजे में आपकी सेल्स लेवल बढ़ जाएगा और सेल्स लेवल बढ़ने के नतीजे में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इंक्रीज आएगा, विच इज़ अ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उसको यहाँ पे ग्रीन से डिनोट किया है बेनिफिट को। लेकिन ये बेनिफिट अवेल करने के नतीजे में यू नीड टू फेस सम कॉस्ट एज वेल। देखिए, अगर आप पहले क्रेडिट पे नहीं बेच रहे थे और अब क्रेडिट पे बेचेंगे, तो देर इज अ चांस कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे पे ना करें, तो आपको बैड डेट्स का सामना करना पड़े। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि लोग पैसे नहीं देंगे, तो साथ ये भी है कि जो पैसे आपको फौरी मिल रहे थे वो आपको फौरी नहीं मिलेंगे और कुछ टाइम के बाद मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होगा। आपके पैसे रिसीवेबल्स में ब्लॉक हो जाएंगे। जब पैसे रिसीवेबल्स में ब्लॉक होंगे तो जितने अरसे पैसे आपको नहीं मिलेंगे उतने अरसे की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। तो यू नीड टू फेस दीज टू कॉस्ट। आपको दो कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा, बैड डेट्स का भी सामना करना पड़ सकता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रेडिट सेल्स नहीं कर रहे थे और क्रेडिट सेल्स को ऑप्ट करते हैं तो ये नुकसानात का आपको सामना, एक फायदा है। तो आपने ये डिसाइड करना हो कि क्या हम क्रेडिट सेल्स करें या ना करें। तो हमें करने के लिए इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना पड़ेगा। यानी हम दूसरी तरफ अगर हम क्रेडिट सेल्स को छोड़ के हम ना करना शुरू कर दें कि क्रेडिट सेल्स नहीं करनी, तो देखिए आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले मिल रहा था वो अब आपको नहीं मिलेगा, एक्सेसिव सेल्स कम हो जाएगी और बैड डेट्स का फायदा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स आपको कंपेयर करके डिसाइड करें, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड का कि अगर आप लाइक पीपल गिविंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स, आप 30 डेज का क्रेडिट दे रहे थे और अब आप चाहते हैं कि 30 डेज के क्रेडिट की बजाय आप 60 डेज का क्रेडिट दें। इनफैक्ट आप अपनी क्रेडिट टर्म्स को रिलैक्स करें, इसे रिलैक्स्ड क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं कि आप और रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और हम रिसीवेबल्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो मिनिमाइज करने के लिए हमें रिलैक्स क्रेडिट पॉलिसी की बजाय टाइट क्रेडिट पॉलिसी को ऑप्ट करना है। और टाइट क्रेडिट पॉलिसी से मुराद ये है कि अगर हम पहले 60 डेज का क्रेडिट दे रहे थे तो वी मे बी गिविंग क्रेडिट ऑफ 30 डेज नाउ, हम अब 30 डेज का शायद क्रेडिट दे रहे हैं। बट अगेन ये जो भी पॉलिसी ऑप्ट करें इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हम चूंकि बात कर रहे हैं कि हमने मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए रिसीवेबल्स को पहली पॉलिसी हो सकती है कि क्रेडिट पॉलिसी को आप टाइट कर दें। सो टाइट करने के नतीजे में कुछ फायदे या कुछ नुकसान, यानी हम ये ना करें कि क्रेडिट पॉलिसी टाइट कर दें रिसीवेबल्स को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि उससे कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा हो जाएगा। लेकिन कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा करने के नतीजे में आप उल्टा बिजनेस को प्रॉफिट की बजाय नुकसान का सामना करना पड़ा हो, तो दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो इसीलिए पहले कंपेयर करने की बात हो रही है। अगर आप टाइट करेंगे क्रेडिट पॉलिसी तो यू मे हैव टू फेस यू नो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ड्यू टू लॉस इन सेल्स। क्योंकि लोग, अगर आप टाइट करेंगे, जो लोग पहले 60 दिन में पैसे दे सकते थे वो आपसे चीज़ें खरीद रहे थे, अब वो लोग जो 60 दिन में पैसे नहीं दे सकते, मतलब लेस देन 60 डेज के अंदर, वो आपके कस्टमर्स नहीं रहेंगे। क्योंकि वो आपके कस्टमर्स नहीं रहेंगे, तो वो कस्टमर्स ना रहने की सूरत में
आपकी सेल्स कम हो जाएगी, और आपकी सेल्स कम होने के नतीजे में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हर्ट होगी, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डिक्रीज का लॉस का सामना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके फायदे भी हैं कि अगर आप क्रेडिट पॉलिसी टाइट कर देंगे, जितना डिलेड आप लोगों से पेमेंट रिसीव करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग फरार हो जाएं, लोग पे ना कर रहे हों, बैड डेट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जब आप क्रेडिट पॉलिसी जो टाइट करेंगे तो आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे, और जल्दी पैसे मिलने की सूरत में आपको जिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा था आपको उसमें सेविंग होगी। तो देयर आर टू बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस, और एक कॉस्ट का सामने हम इन दोनों को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं। इसके पैरेलल यहाँ पे ये मेंशन नज़र आ रहा है आपको, अगर हम क्रेडिट पॉलिसी रिलैक्स कर दें तो रिलैक्स करने की सूरत में फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ग्रीन में नज़र आ रहा है आपको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स। और अगर अगर जो 30 दिन में पैसे नहीं दे सकते थे और 60 में दे सकते थे, दे हैव बिकम योर कस्टमर्स, वो आपके कस्टमर्स बन गए हैं। उन कस्टमर्स को से आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्स्ट्रा सेल के नतीजे में जनरेट कर रहे हैं। बट देयर इज अ चांस जब आप उधार बेचेंगे तो उधार बेचने पे फिर बैड डेट्स का और ज़्यादा क्रेडिट देंगे तो ज़्यादा डूबने के चांसेस हैं, और ज़्यादा लंबा क्रेडिट होगा तो और चांसेस ब्राइट है। फिर अगर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पैसे ब्लॉक होंगे तो आपको ज़्यादा पीरियड के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। सो वेदर यू वांट टू रिलैक्स और टाइट द क्रेडिट पॉलिसी, यू नीड टू कंपेयर दिस, आपको इनको कंपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट को, और फिर उसके नतीजे में डिसाइड करना पड़ेगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं रिसीवेबल्स को मिनिमाइज करने के लिए, तो उसके लिए पहली बात तो है कि क्रेडिट पॉलिसी को टाइट करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट ऑफर कर दें। ये कैश डिस्काउंट से मुराद आफ्टर सेल, जब आप चीज़ें बेच बैठे हैं और बेचने के बाद आप कस्टमर से पैसा रिसीव करना चाहते हैं और जल्दी रिसीव करना चाहते हैं, तो यू मे ऑफर अ डिस्काउंट टू दोज कस्टमर्स। अगर आप उनको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि आप उनको कहें कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड 60 है, पहले नेट 60 यानी 60 दिनों के अंदर उन्हें पैसे देने हैं। आप उनको ऑफर कर दें ये डिस्काउंट टर्म्स है 2/10 एंड बाय 60। व्हाट डज इट मीन कि आप 10 दिनों के अंदर अगर पैसा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 2%, और अदरवाइज यू हैव टू पे 60 पेमेंट एंड अमाउंट इन 60 डेज। सो इस सूरत हाल में एक प्रोबेबिलिटी ये है कि जो लोग पैसे आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे अब ये डिस्काउंट अवेल करना चाहेंगे और आपको पैसे दे देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग अगर पैसे दे देंगे तो कुछ लोगों के पैसे देने से हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड बेहतर हो जाएगा, और एवरेज कलेक्शन पीरियड बेहतर होने की सूरत में हमें कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेविंग होगी। इसके बाद सेविंग बैड डेट्स में भी हो सकती है आपको, कि चूंकि आप लोग जिन लोग, हो सकती है होना लाजिम नहीं है, क्योंकि आपने जिन लोगों से पैसे लेने थे, अगर आप उनको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और वो लोग जी अगर आप जी, तो अगर आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो कुछ लोग जल्दी पैसे देंगे, तो इसका मतलब जो जो लोग, द पीपल हु मे नॉट बी एबल टू पे लेटर ऑन, अगर आप उनसे जल्दी ले लेंगे तो आपके बैड डेट्स के सेविंग के चांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेनिफिट्स और कॉस्ट है, आप इनको कंपेयर करके ही डिसाइड करेंगे विच इज़ सूटेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन तीसरा रास्ता हमारे पास जल्दी पैसे रिसीव करने का है कि हम अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट लेके हैं उसको अपलिफ्ट करें। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो कलेक्शन डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है उसमें हो सकता है कि ऐसे स्किल्ड लोग ना हों, और स्किल्ड लोग अगर हैं भी तो वो उतने अच्छे अंदाज में काम नहीं कर रहे, दे आर डेफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, उनको पैसे दें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें,
तो देयर इज अ चांस कि वो लोग जल्दी पैसे कलेक्ट करके ला सकें। तो आप अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करें, कलेक्शन डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने में आपके पैसे लगेंगे और उससे कुछ बेनिफिट भी हासिल होगा। देखिए, अगर आप कलेक्शन डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करेंगे तो अपलिफ्ट करने के नतीजे में आपके कॉस्ट इनकर होगी, इम्प्रूवमेंट ऑफ कलेक्शन डिपार्टमेंट, ये कॉस्ट बर्स के नतीजे में आपको जो बेनिफिट हासिल होगा वो जल्दी पैसे मिलेंगे। द पीपल, जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करेंगे, टीम को ट्रेन कराएंगे, उनको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी सूरत हाल के अंदर यू विल बी एबल टू यू नो जी, यू विल बी एबल टू गेट मनी अर्ली। तो आपकी उस कॉस्ट के नतीजे में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव होगी और इसके अलावा बैड डेट्स भी सेव होने के चांसेस मौजूद हैं आपके पास, राइट। तो ये मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं जिनको कंपेयर करके आप डिसाइड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर है। सो इसके अलावा ये रास्ता हो सकता है कि आप अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्सिंग द कलेक्शन डिपार्टमेंट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग मनी एट योर ओन, आप किसी और को नॉमिनेट कर दें कि वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करे। इसकी वजह से आपकी कुछ कॉस्ट इनकर होगी। कलेक्शन डिपार्टमेंट जो रन हो रहा था उसको बंद करने पे जो पैसे सेव होंगे वो आपका बेनिफिट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेविंग होगी, बैड डेट्स में सेविंग होगी, और आउटसोर्स करने पे जो आपने कमीशन थर्ड पार्टी को पे करना है वो आपकी कॉस्ट होगी। आप इन प्रोबेबल बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दिस ऑप्शन इज वर्थ वाइल और नॉट। अब इसमें जो अगली बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप आउटसोर्स कर देते हैं तो आउटसोर्स करने के नतीजे में यू मे फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, बिकॉज अगर आप उन लोगों से जिनसे पैसा आपने कलेक्ट करना है, आप खुद पैसा कलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप बड़े केयरफुली उनसे पैसा कलेक्ट करें, बिकॉज यू नीड टू यू नो रिटेन दैट कस्टमर एज वेल। आपको उनके साथ अपना रिलेशन भी रिटेन करना है। सो अगर आपने वो रिलेशन रिटेन करना है तो उस सूरत हाल में आपको उनके साथ खुद डील करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्वालिटेटिव आस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप ये काम आउटसोर्स कर देंगे तो जिन लोगों ने उनसे पैसे रिसीव करने हैं आपके बिहाफ पे, दे मे नॉट बी दैट मच कंसर्न जितने आप कंसर्न हैं, जितने आप अपने कस्टमर को अपने साथ अटैच रखते हुए उनसे पैसे कलेक्ट करने की एफर्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है वो पैसे तो कलेक्ट करके ला दें लेकिन वो कस्टमर आपके कस्टमर ना रहें। तो दिस इज साइड ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। इसकी बुनियाद पे कुछ प्रैक्टिस भी है, लेकिन वो इन्हीं बुनियादों पे है, राइट। और जो तीसरा जो एस्पेक्ट था वो पेएबल्स मैनेजमेंट का था। तो पेएबल्स मैनेजमेंट में इनफैक्ट वी वांट टू स्ट्रेच द पेएबल्स। हम अपने पेएबल्स को स्ट्रेच करना चाहते हैं एज मच एज वी कैन। लेकिन इससे रिलेटेड
ये कॉस्ट है जो कि जिसका हमें सामना करना पड़ेगा कि जितना हम पेबल्स को स्ट्रेच करेंगे और लेट पेमेंट्स करेंगे, उसके नतीजे में हम चाहते तो यही है कि अगर पेबल्स को मैनेज करना है तो यानी पेबल्स को जितना प्रोलॉन्ग कर लें तो उतना हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल बेहतर हो सकता है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल को बेहतर करने के लिए, ये कैश कन्वर्जन साइकिल को बेहतर करने के लिए वी आर स्ट्रेचिंग आवर अकाउंट्स पेएबल। हम अपने पेएबल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और जितना स्ट्रेच करेंगे उतना बेहतर है। बट इस स्ट्रेचिंग के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट का भी सामना करना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट का सामना करना पड़ सकता है। वो कैश डिस्काउंट जो है कि आप लॉस करें, लाइक आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे जल्दी पैसे रिसीव करने के लिए, तो वो लोग जिन्होंने आपसे पैसे रिसीव करने हैं दे ऑल्सो ऑफर यू द कैश डिस्काउंट। आप उनसे अगर जल्दी पैसे उनको पे नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा। आपको उस डिस्काउंट कॉस्ट की लॉस का सामना करना पड़ेगा। आपकी वो डिस्काउंट लूज हो रही है। दूसरी बात, आपको लेट पेमेंट पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकती है। तो जो इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट पेमेंट पेनल्टीज तो आमतौर पे एग्रीमेंट में डिफाइन होती है, और क्रेडिट रेटिंग की जो ड्यूरेशन है ये तो मेजर होगी। अगर आप डिले करेंगे और डिले करने के नतीजे में लोग आपसे फ्यूचर में अगर डीलिंग्स पे तैयार नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पास्ट है वो बात है वो है कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट जो कि आप फोरगो करेंगे। तो वो कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट फोरगो जो करेंगे, अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका ये तरीकाकार है। यानी पेबल्स मैनेजमेंट में बाकी बातें तो सारी थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट इसका जो कैलकुलेशन वाली साइड जो है वो इस तरह से है कि अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फोर गो और डिस्काउंट, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है। ये इफेक्टिव डिस्काउंट कॉस्ट निकालें, यानी अगर आप 2 रुपए 2% डिस्काउंट मिलेगा तो वो तब मिलेगा जब आप बाकी 98 रुपीज़ पे करेंगे। तो इफेक्टिवली 2 का डिस्काउंट 98 के पीछे है। और ये डिस्काउंट अर्ली पेमेंट पीरियड के लिए है। तो अगर हम इसको अर्ली पेमेंट पीरियड जितना अर्ली पे कर रहे हैं उससे डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द डिस्काउंट एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट। जैसे आप एग्जांपल लिखिए है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनुअल कॉस्ट टू फोरगो द कैश डिस्काउंट ऑफ 2/10 एंड नेट 30 आफ्टर द फर्स्ट 10 डेज। अगर 10 दिनों के अंदर पैसे दे दिए जाएं तो 210 नेट 30 की पेमेंट है। इसका मतलब 10 दिनों में पैसे देंगे तो कितने अर्ली पैसे देंगे आप? 20 डेज अर्ली। सो डिस्काउंट कितना है? 2%। कितने पैसे देने के बदले में? 100 - 2 मीन 98% अमाउंट देंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 2/98 मल्टीप्लाई 365 से किया और डिवाइड करना है डिस्काउंट पीरियड, जितना अर्ली पे करके आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट मिल रहा है आपको कितने दिन अर्ली पे करने में? 30 और 10 डेज। टोटल पेमेंट 30 में करनी है, लेकिन अगर 10 डेज में कर दें तो 20 डेज का डिस्काउंट पीरियड है। तो 20 डेज के डिस्काउंट पीरियड से डिवाइड कर लें तो यू बी फेसिंग एनुअल कॉस्ट टू फोरगो अ डिस्काउंट ऑफ 37.2%। तो टेक्निकली अब आपको उसको कंपेयर करना है कि अगर आप ये डिस्काउंट अवेल ना करें तो अपेरेंटली इट सीम्स टू बी कि आपको सिर्फ 2% कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज आप ये डिस्काउंट लूज कर लेंगे। लेकिन वो डिस्काउंट तो जस्ट 2 डेज के लिए 20 डेज के लिए है। इनफैक्ट अगर उसकी एनुअल कॉस्ट निकालें तो 37% बनती है। अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट जहाँ से आप बोरो करके पे कर सकते हैं, फर्ज कर लें आपके पास पैसा नहीं है एंड यू वांट टू पे दिस, यू वांट टू अवेल दिस डिस्काउंट, तो अगर बैंक से बोरो करने पे आपको 20% पे लोन मिल रहे हो तो आपको 20% पे लोन लेके ये अमाउंट पे कर देनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ये पे नहीं करेंगे और अर्ली डिस्काउंट नहीं लेंगे तो यू मे हैव टू फेस डिस्काउंट लॉस, डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ 37.2%। तो आमतौर पे ये जो परसेंटेज कैलकुलेट की जा रही है कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट, फॉर इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं। ये मुख्तलिफ और बातें यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो इसके हवाले से यानी ये मुख्तलिफ और डेट्स हैं। अगर हम नेट 11 कर दें, नेट 20 कर दें, नेट 30, नेट 60, नेट 90,
ये मुख्तलिफ कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट है बिफोर वो द डिस्काउंट। तो हमें कैश डिस्काउंट लॉस का सामना करना पड़ेगा, लेट पेमेंट पेनल्टीज हो सकती हैं। यस, हमें क्रेडिट रेटिंग में डिटेरियोरेशन का सामना करना पड़ सकता है। हम जो भी रास्ते इस्तेमाल करें अपने कस्टमर्स को लेट पे करने के लिए, डिले पेमेंट के लिए, वट एवर द केस में भी, जो रास्ता भी आप अडॉप्ट कर रहे हो वो रास्ता अल्टीमेटली अगर हमारी इफेक्ट कर रहा है क्रेडिट रेटिंग को, हमारी रिप्यूट को इफेक्ट कर रहा है, तो वी शुड बी कॉशियस अबाउट दैट। सो ये तीन कोर कंपोनेंट्स थे जो आपने बात की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज शामिल है, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी है, रिसीवेबल्स भी है, इसके अलावा कैश भी है। तो ये कोर जो तरीके हैं कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा करने के लिए, वो इन्वेंट्री को मैनेज करना है, रिसीवेबल्स को मैनेज करना है, या पेबल्स को मैनेज करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू मैनेज द कैश। जब आप रिसीवेबल्स को मैनेज कर रहे हैं, जब आप पेबल्स को मैनेज कर रहे हैं, तो आप इस सारे सिनेरियो के अंदर रिसीवेबल्स और पेबल्स को मैनेज करते हुए यू आर आल्सो मैनेजिंग द कैश, आप कैश को भी मैनेज कर रहे हैं। तो कैश मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं ये सारी रिसीवेबल और मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट के साथ ही चलती हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग ये वही कैश मैनेजमेंट इज योर कैश बजट, जो कि आपने पढ़ा हुआ है इन द टॉपिक ऑफ बजटिंग। तो ये कैश बजट ही बनाया जाता है। कैश बजट इज अ टेक्निक, जैसे इस स्क्रीन पे क्वेश्चन भी समझ आ रहा है, नजर आ रहा है आपको। आप इन फैक्ट यू आर मैनेजिंग योर रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, आप प्लान कर रहे हैं कि उनसे कलेक्शन कब कब करनी है। ऐसी कलेक्शन पैटर्न्स आपने देखे हुए हैं इन कैश बजट, और कैसे कब कब पेमेंट करनी है। तो अब ये फोरकास्टेड प्लान बनाएंगे कैश का, तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश और कितना कैश सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, आपको उसका पता होगा। जब आपको उसके बारे में पता होगा तो यू विल बी एबल टू डिसाइड इन अ बेटर वे कि अगर आपने रिसीवेबल से पैसे जल्दी कलेक्ट करने हैं तो आप कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करें। आप उनको डिस्काउंट ऑफर करें, आप अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, आप टाइट क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर लें, आप आउटसोर्स कर दें वो कलेक्शन फंक्शन। यू मे डू एनी ऑफ द थिंग्स। और लाइक वाइज अगर आपने पेबल्स को मैनेज करना है, बिकॉज अगर जल्दी पैसे रिसीव नहीं हो पा रही बट पेबल्स आर ड्यू, पेमेंट्स आर ड्यू, और आपको इस कैश प्लानिंग या बजट के नतीजे में नज़र आता है कि यू मे बी इन डेफिसिट ऑफ कैश, आपको शॉर्टफॉल का सामना होगा। तो उस शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए आपको अगर रिसीवेबल्स जल्दी पैसा कलेक्ट करने में मुश्किलात का सामना है, तो यू नीड टू प्लान द पेएबल्स, आपको पेएबल्स को प्लान करना है। और पेएबल्स को प्लान करने के बाद आप पेमेंट्स को जितना अर्ली, जितना लेट प्लान करवा सकते हैं आप उनको लेट प्लान करवाने की कोशिश करेंगे। So as a consequence of receivables management and payables management and other payments prioritizing और scheduling, आप कैश फोरकास्टिंग करते हैं, कैश प्लानिंग करते हैं, कैश बजट करते हैं, कैश मैनेज करते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट कैश मैनेजमेंट। इनफैक्ट ये वही कैश बजट है, इसकी प्रैक्टिकल टेक्निक्स वही हैं जो आपने बजटिंग में समझी हैं। तो कोर चार एस्पेक्ट पर आपके सामने आए। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज करेंगे तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ऑर्डर लेवल डिटरमिन करना है कि कब ऑर्डर प्लेस करें। आपको इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज डिटरमिन करना है कि कितना ऑर्डर प्लेस करें। दूसरी साइड पे अगर रिसीवेबल्स को मैनेज करना चाहते हैं तो रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए अगर आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, देयर फोर टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप रिसीवेबल से जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए क्रेडिट पीरियड को शॉर्टन कर दें, टाइट क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करें। दूसरा रास्ता, आप कैश डिस्काउंट ऑफर करके जल्दी पैसे रिसीव कर लें। और तीसरा रास्ता, आप अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करें, अपलिफ्ट करें कि वो लोगों से पैसे लेने की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए उनकी, वो लोगों से पैसे कलेक्ट कर सके, वो रिमाइंडर्स दें उनको टाइम एंड अगेन, उनसे पैसे कलेक्ट करके लाएं। और चौथा रास्ता ये था कि आप कलेक्शन फंक्शन आउटसोर्स कर दें, और अगर आउटसोर्स करेंगे तो उसके नतीजे में आपको जल्दी पैसे को, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, द पीपल आर एक्सपर्ट इन दैट दे में ब्रिंग इन मनी। पर हमने ये बात की कि इन चारों चीज़ों के अंदर, इन चारों अप्रोचेस के अंदर देयर आर सम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद ईच ऑप्शन। तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हो और जिसमें कॉस्ट इदारे के लिए कम हो। उसके बाद हमने बात की पेएबल्स मैनेजमेंट की, और बताया कि पेएबल्स को जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं प्रोलॉन्ग करें। उसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स प्रैक्टिकली भी अडॉप्ट होती हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैश पेमेंट,
आप उनको चेक के जरिए पेमेंट करें, ओपन या बेरर चेक की बजाय क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट करें, कस्टमर को उस बैंक का बैंक अकाउंट का चेक दें जिस बैंक के अंदर उस कस्टमर का अकाउंट नहीं है। इसका मतलब क्लियरेंस के अंदर टाइम लगेगा, आपके फंड्स आपके पास रहेंगे। आप ऐसे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं, कि आप उसमें कोई पैसा नहीं रखते। आमतौर पे आप सिर्फ उसके अंदर फंड्स तब ट्रांसफर करते हैं जब आपने कोई पेमेंट करनी हो, तो आप चेक तो पे कर देते हैं, लेकिन उस अकाउंट में पैसे नहीं होते। देन कस्टमर कम्स बैक टू यू कि जनाब पैसे देने हैं, सप्लायर जिसको पैसे देने हैं वो आपको दोबारा आके कह रहा है कि वो चेक बाउंस हो रहा है, आप उस अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो आप उस अकाउंट में उस टाइम पे फंड्स ट्रांसफर करें। अब आप टाइम बाय कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं, इसके आउटकम के तौर पे हमने समझा कि जो भी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे इससे हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, हमारा रिप्यूट ख़राब हो सकता है। तो आप ये सारी हरकतें, सारी अप्रोचेज अडॉप्ट करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिप्यूट ऑफ द बिजनेस। रिप्यूट को सेव करते हुए आप ये सारे काम करें। हाँ, अगर आपको कैश डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है कस्टमर्स सप्लायर्स की जानिब से एंड यू आर नॉट अवेलिंग दैट, तो उसको ना अवेल करने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू फोरगो डिस्काउंट, वो आप कैलकुलेट कर लें। और कॉस्ट टू फोरगो डिस्काउंट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर करके डिसाइड करें शुड यू फोरगो द डिस्काउंट या आप फोरगो ना करें। और बोरो करके भी पे करना पड़ता है तो पे कर दें। और आखिरी बात, इसमें हमने कैश मैनेजमेंट के हवाले से सुनी कि कैश मैनेज करने के लिए कैश बजटिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि रिसीवेबल्स और पेएबल्स को जब मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैश मैनेज हो रहा है। बट ऑन द बेसिस ऑफ कैश प्लान या कैश बजट, आप बेहतर अंदाज के अंदर अपने रिसीवेबल्स को, पेएबल्स को मैनेज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। So that's all about working capital management. Um, so we are going to wind up this topic, working capital management. Thank you for the patience listening.